तो चलिए एच.सी. वर्मा सर की बुक का चैप्टर नंबर लॉज ऑफ मोशन, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं, उस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर का हम कुछ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, देखिए ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 ये आप लोग खुद कर सकते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज में जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ये दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे उस बुक का क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या दिया हुआ है। अ मैन हैज फॉलन इनटू अ डिच ऑफ विड्थ डी एंड टू ऑफ हिज फ्रेंड्स आर स्लोली पुलिंग हिम आउट यूजिंग अ लाइट रोप। देखिए हमारे इस क्वेश्चन में बता रहा है कि दोस्त जो है वो गड्ढे में गिरने वाले इंसान को बचा रहे हैं, तो इसीलिए अपने दोस्त अच्छे से चूज करें। तो ये पहला आज का मोटिवेशन थॉट। देखिए क्या दिया हुआ है। शो डैट द फोर्स अज्यूम टू बी इक्वल फॉर द बोथ द फ्रेंड्स। ये दोनों ही जो दोस्त थे, इसके प्यारे से दोस्त, ये जो भी यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दिस फोर्स इज इक्वल, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है। क्लियर है। तो हमें बताना है exerted by each friend on the rope increases as the man moves up। जैसे जैसे ये बंदा ऊपर की तरफ जाएगा ये फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। that we have to prove, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है। अभी एक बड़े इंटरेस्टिंगली हमें समझना है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। इसको पुल किया जा रहा है स्लोली, धीरे धीरे हम इसको पुल कर रहे हैं। एक बड़ा अच्छा सा वर्ड दिया है, स्लोली। आप धीरे धीरे पुल कर रहे हो, ऐसे पुल कर रहे हो, ऐसा लग नहीं रहा है कि बॉडी मोशन में है। थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया बॉडी ऊपर आए, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया बॉडी ऊपर आए। तो ये जब भी इस स्टेज पे होगा तो ये हमेशा किस स्टेज पे होने वाला है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। अभी जैसे इसको होल्ड करके रखा हुआ है इन्होंने। क्लियर। और अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूँ इस स्ट्रिंग को इधर की तरफ, और यहां से ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ये दिख रहा है आपको सेंटर लाइन, एंड दिस एंगल इज थीटा। यू कैन से दैट फ्रॉम सिमिट्री, सिमिट्री से आप बोल सकते हो कि इधर का पूरा शेप और इधर का पूरा शेप एग्जैक्टली सेम है। इधर जो फोर्स लग रहा है और इधर जो फोर्स लग रहा है वो भी एग्जैक्टली सेम है। तो इफ दिस एंगल इज थीटा तो ये एंगल भी आइडियली क्या होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए। क्लियर है। अब बेटा यार लॉज ऑफ मोशन का लाइफ में कभी भी क्वेश्चन करो ना यार, आपके दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए, वो क्या आनी चाहिए बताओ। दैट इज FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है ये। फ्री बॉडी डायग्राम जब आदमी सही बना लेता है ना तो वो क्वेश्चन उड़ा देता है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम करना है, हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ये जो भैया है ना, जो लटके हुए भैया, इन लटके हुए भैया का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। दिख रहा है इधर से फोर्स जो है ये ऑब्वियसली यहाँ पे अगर इस बंदे ने F फोर्स लगाया है तो उतना ही टेंशन जो है इस स्ट्रिंग पे भी डेवलप हुआ है। तो ये स्ट्रिंग का जो टेंशन आ रहा है वो कितना है यहाँ पे F। इधर से ये भी F है और ये रही वो सेंटर लाइन। नाउ द रिजॉल्व इट, इसको रिजॉल्व करिए। एक लाइन आपके दिल दिमाग आत्मा और शरीर में बसी हुई होनी चाहिए कि जिसके साथ हम एंगल बना रहे हैं वो फोर्स कौन सा होता है, वो जिस डायरेक्शन के साथ हम एंगल बनाते हैं हमेशा उस पे कॉस कंपोनेंट आता है। कौन सा कंपोनेंट आता है दोस्तों, कॉस कंपोनेंट। कि जिसके साथ हम एंगल बनाते हैं हमेशा उस पे कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस कंपोनेंट आता है। तो बिल्कुल यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस कंपोनेंट, दैट इज F कॉस थीटा। और ये दूसरे फोर्स का भी कौन सा कंपोनेंट आया, F कॉस थीटा। अगेन रिजॉल्व इट, इसका ये इधर की तरफ जो उसके परपेंडिकुलर है उधर कौन सा आएगा, F साइन थीटा। आई होप रिजॉल्व करना हम सब लोगों को आता है। ये भी क्या होगा, F साइन थीटा। अब डायरेक्शन भी बरोबर बना पा रहे हैं। ये फोर्स अगर ऐसा है तो इस फोर्स को देख के समझ में आ रहा है कि y में कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, x में कंपोनेंट जो है राइट साइड जाएगा, क्योंकि ये फोर्स ऐसे जा रहा है राइट में और ऊपर की तरफ। तो इस तरह से हमने कंपोनेंट रिजॉल्व किया। एक और फोर्स लग रहा है इस पे, वो फोर्स कौन सा है, डेट इज वेट mg। आई थिंक इसके अलावा कोई भी फोर्स इस पे नहीं लग रहा है ना। तो अब अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम में है तो साफ क्लियरली बोल रहे हैं कि F साइन थीटा इज इक्वल टू F साइन थीटा होगा। यहां से अगेन प्रूव होता है कि ये दोनों एंगल सेम है। अगर हम एंगल अलग अलग भी मानते हैं तो बोला था कि ये फोर्स सेम है, तो उससे ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम ही होना चाहिए। क्लियर। तो अब सीधा आप देखिए y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज स्लोली पुल कर रहे हो तो आप ऐसा खींच के होल्ड करते हो, खींच के होल्ड करते हो, खींच के होल्ड करते हो। होल्ड करते हो मतलब क्या हो रहा है, बॉडी रुक रही है। रुक रही है मतलब क्या है, बॉडी हैंगिंग कंडीशन में। हैंगिंग कंडीशन मतलब रेस्ट पे है बॉडी।
तो अगर बॉडी रेस्ट पे, बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, तो नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है, चाहे आप वाई डायरेक्शन में देखो चाहे आप एक्स डायरेक्शन में देखो। अगर मैं वाई डायरेक्शन में देखता हूं तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। माय डियर, अगर नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो है तो क्या क्लियरली मैं ये बोल सकता हूं, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स नीचे लगेगा, तो ही तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। ऊपर वाला फोर्स कैंसिल कर देगा किसको? नीचे वाले फोर्स को। तो नेट फोर्स को क्या बना देंगे? वो जीरो। तो यहां से क्लियर कट बात क्या समझ में आई है? अगर नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो है तो वी कैन राइट upward force is equal to downward force. Now, तो you can say that upward force कौन कौन से है बेटा? कौन कौन से फोर्स अपवर्ड वाले हैं? तो यहां दिख रहा है एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये तेरा अपवर्ड के फोर्स है। डाउनवर्ड में फोर्स कौन सा है? दैट इज वेट एम जी। तो फ्रॉम देयर यू कैन से दैट टू एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। तो यहां से मुझे बेटा एफ का वैल्यू मिला, एफ इक्वल टू एम जी अपॉन टू कॉस थीटा। अब दोस्त यहाँ पे तुझे एक स्टेटमेंट दिखेगा, जैसे जैसे तू ऊपर की तरफ खींचेगा, देख बड़े ध्यान समझ, जैसे जैसे तू ऊपर की तरफ जाएगा तो ये स्ट्रिंग थोड़ी और, बोलते ना, वाइडन होती जाएगी, थोड़ी और चौड़ी होती जाएगी, इनके बीच का गैप ऐसे बढ़ेगा। ये अभी ऐसी है देखो, ऊपर जाएगा तो ये देखो ये क्या हो रहा है, इस तरह से खुलते जा रहा है, तो ये और इस तरह से वाइडन होगा। तो ये एंगल जो है तेरा, ये जो एंगल इधर का थीटा इधर का थीटा, दिस एंगल विल इंक्रीज व्हेन वी मूव अपवर्ड। इफ थीटा विल इंक्रीज, डेफिनेटली कॉस थीटा का वैल्यू कम होगा। हम सबको पता है कॉस 30 का वैल्यू और कॉस 60 के वैल्यू में कॉस 30 का वैल्यू ज्यादा है। कॉस जैसे जैसे एंगल बढ़ाया कॉस थीटा का वैल्यू कम हुआ। इफ दिस कॉस थीटा विल डिक्रीज, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द कॉस थीटा, अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू को कम करोगे तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो यहां से हम बड़े आसानी से ये प्रूव कर गए कि अगर आप ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली फोर्स का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा। क्लियर है यहाँ पे? हाँ, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एंगल जो है बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान, आप एकदम सही बोल रहे हैं। क्लियर है? तो आई होप ये क्लैरिटी आ गई। पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए माय डियर, यस सर। अगला जो पार्ट है इसके अंदर वो क्या है, आपको उन्होंने उस फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, बट वो बोल रहा है कि दोस्त तू कॉस थीटा के टर्म में मत निकाल, तू एच की है डेप्थ के टर्म में निकाल। किसके टर्म में निकाल? डेप्थ के टर्म में। ओके, चलेगा। अभी हमें हमारा थोड़ा ट्रिगो का नॉलेज काम आएगा दोस्त। ये देखो, अभी यहां से लेके यहां तक का जो है आप लेंथ ये देख पा रहे हो, ये कितना है? डी है। और ये लाइन जो है कहीं ना कहीं मिड पॉइंट पे है। तो अगर आप यहाँ पे, मुझे ऐसा ट्राइंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा d/2। ये यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ जो है ये कितना है? h है। एंड दिस एंगल इज योर थीटा। तो अगर मुझे cos थीटा लिखना हो तो सबसे पहले आई थिंक ये हमें क्लियर कट दिख रहा है, ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस कैसे मिलेगा? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और दोस्त कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस विच इज अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर। तो अब इस कॉस थीटा को बड़े प्यार से उठा के यहाँ चिपका दीजिए, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स विच इज mg/2, और ये आ जाएगा यहाँ पे h अपॉन रूट में एच स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? आई होप ये क्लैरिटी आया सबको। आई होप ये क्लैरिटी आया सबको। यस नो चैट बॉक्स पे एकदम धमाका कर दीजिए फटाफट। सर थीटा इज वेरिएबल, यस दोस्त, थीटा इज वेरिएबल। जैसे जैसे थीटा आपका चेंज होगा तो एच भी चेंज हो रहा है। तो हमने थीटा वेरिएबल को एक नए वेरिएबल एच के साथ रिप्लेस किया। ठीक है?
वही तो बोल रहे हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो आपका थीटा चेंज हो रहा है, तो आपको जो फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है वो फोर्स का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। तो ऊपर जा रहे हैं थीटा बढ़ रहा है, कॉस थीटा मतलब थीटा का वैल्यू जो है ऊपर जा रहे बढ़ रहा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू कम हो रहा है, इसीलिए फोर्स का वैल्यू बढ़ रहा है। तो जितना बंदा ऊपर आएगा उतना दोनों दोस्तों को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको ऊपर की तरफ खींचने के लिए। ठीक है, शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन। थोड़ी सी मैं स्पीड को फास्ट ही रखूंगा, बिकॉज वी हैव टू कवर 15 to 16 क्वेश्चंस, है ना। तो उस हिसाब से जो है हम रखेंगे, तो आप आराम से बिंदास, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आए तो यू कैन ऑन योर माइक एंड यू कैन आस्क। ठीक है, चलिए। बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फोर्स ऑफ बोयंसी एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेयर ऑन द बलून इज बी। व्हाट इज द बोयंसी फोर्स? 9th 10th में पढ़ा है, और हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ेंगे। बोयंट फोर्स मींस व्हाट? यार कोई भी फ्लूइड जो होता है ना, फ्लूइड के अंदर एयर भी आता है, लिक्विड्स भी आते हैं, गैसेस भी आते हैं, कोई भी फ्लूइड है उसमें अगर कोई बॉडी इमर्ज्ड है, तो वो जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, एक अपथ्रस्ट लगाता है, उस फोर्स को हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बॉयंट फोर्स क्या है, तो लिमिटेड नॉलेज क्या दे रहा हूं, जो सराउंडिंग फ्लूइड हम पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है उसको मैं बॉयंट फोर्स बोलूंगा। अभी मेरी बॉडी पे, मेरे सराउंडिंग में एयर है, और वो मेरी बॉडी पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है, इसीलिए उसको मैं क्या बोलता हूँ, बॉयंट फोर्स बोलता हूँ। इस पर डिटेल डिस्कशन हम रिस्पेक्टिव चैप्टर में करेंगे, लेकिन अभी मेरा काम हो गया है। और वो कितना भोला इंसान है, देखो मेंशन भी कर रहा है कि बॉयंट फोर्स बी लग रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट रिमेन कांस्टेंट, वो फिक्स है, वो लगेगा ही लगेगा। The force of air resistance on the balloon act opposite to the direction of velocity। अगेन कितना बोला आदमी, ये भी बता रहा है कि रजिस्टिव फोर्स जो है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, जबकि ये दोनों बातें हमें पता है, और उनको पता है नहीं, आगे चैप्टर में आएंगे तो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। एंड इज प्रोपोर्शनल टू इट, मतलब तेरा जो एयर रेजिस्टेंस है, तेरा जो रजिस्टिव फोर्स है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो वी कैन राइट रजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू के इनटू वेलोसिटी। बहुत बढ़िया तरीके से लिख दिया है, क्लियर है यहाँ पे। अब आगे पढ़ते हैं, देखो बेटा क्या बोला हुआ है। द बलून कैरी मास एम, कितना मास लिया हुआ है, एम मास है उसका, इज फाउंड टू फॉल डाउन नियर द अर्थ सरफेस। ये नीचे गिरते हुए दिख रहा है एक बलून, विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये लाइन को समझेंगे बेटा, जब भी लाइफ में मुझे वेलोसिटी कांस्टेंट मिलती है, बड़े ध्यान से समझना, जब भी लाइफ में मुझे वेलोसिटी कांस्टेंट मिलती है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका, जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो रहेगा तो बोल बेटा नेट फोर्स जो है वो क्या होगा, जीरो, बिकॉज नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गया भाई, नेट फोर्स अपना जीरो होगा। बट ध्यान रखना है कि बलून जो है हमारा वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, जिसका मास m है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मूव डाउनवर्ड। अगर ये अब एक फोर्स सबसे, अगेन मैंने बोला ना यार, जब भी आपको दिखे एनएलएम वाला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में पहले एफबीडी आना चाहिए। तो पहली चीज एफबीडी बनाता हूँ, इस पे कौन सा फोर्स लगेगा भाई, हर बॉडी पे एक फोर्स तो 100% लगता है, और वो फोर्स कौन सा है, हमारे धरती माता का बेइंतहा प्यार। और धरती माता का प्यार क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हर बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना ही है, जिसपे भी मास दिया उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाइए।
ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लगता है, ये भी हम क्लियर हैं भाई, ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। बहुत बढ़िया, ये भी लगा दिया। अब इस फोर्स, ये दिख गया। अभी एक और फोर्स कौन सा लगेगा, एयर रेजिस्टेंस। भी अभी एयर में घूम रहा है तो एयर रेजिस्टिव फोर्स लगाएगी, और बोला है कि रेजिस्टिव फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। तो अगर हम नीचे आ रहे हैं तो रेजिस्टिव फोर्स बेटा किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। कौन सी तरफ, ऊपर की तरफ। क्लियर हो गया, सॉर्टेड है लाइफ यहाँ पे। रेजिस्टिव फोर्स लगा किधर, ऊपर की तरफ। इराज क्या हो गया बेटा यार, ये आप क्यों ड्राइंग कर रहे हो मेरे स्क्रीन पे। इराज बेटा क्यों ड्राइंग कर रहे हो यार स्क्रीन पे, रुको मुझे बंद करना पड़ेगा सेटिंग में जाके। है ना, कोई ड्राइंग वॉइंग नहीं करेगा यार। चले अभी बंद हो गया सब, अब करके दिखाओ। चलिए। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा। अब एक और फोर्स लगने वाला है, क्योंकि आप एयर के अंदर हो तो यहाँ पर बॉयंसी का फोर्स भी लगेगा, जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है, ये भैया ने ऑलरेडी बोल दिया है। और वो फोर्स जो है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, डेट इज बी। अब हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ एक्सेलरेशन मेरा जीरो है, तो मैं बिंदास बोलूंगा नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स यहाँ वाई डायरेक्शन में लग रहा है, तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, तो वाई डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स में कौन है, बी है, रजिस्टिव फोर्स है, और डाउनवर्ड में कौन है, एम जी है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। और ये यहाँ क्लियर शब्दों में बोला भी है कि रजिस्टिव फोर्स होगा तुम्हारा के वी के इक्वल। ये हमने लिख दिया यहाँ, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट हमने डाला। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, के इज योर कांस्टेंट, और ये एम जी आ गया। ये लीजिए जी तुम्हारी इक्वेशन नंबर वन। अब आइए आगे, उन्होंने क्या बोला है, कितना मास मैं रिमूव करूं बलून में से, कितना मास मैं रिमूव करूं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए। तो अभी तूने दिमाग लगाया कि ये रहा अपना बलूनवा, इसमें से मास को हटा रहे हैं, तो अभी नया मास आया स्मॉल एम, और ये जा रहा है ऊपर। तो एक फोर्स तो लगेगा फिक्स नीचे की तरफ, वेट एम जी। बॉयंट फोर्स 100% लगेगा ऊपर की तरफ। अब ये जब ऊपर जाएगा तो तेरा जो रजिस्ट्री फोर्स है बेटा, वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा बता। तेरा जो रजिस्ट्री फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये ले रजिस्ट्री फोर्स आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आया यहाँ पे, रजिस्ट्री फोर्स आ गया कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगेन जब रजिस्ट्री फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया है, तो अभी आपको पता है कि भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो, तो हम बोल सकते हैं अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन सा है, बी है। और कौन सा है, कोई नहीं है, बी है, सिर्फ बी है, अकेला बी। डाउनवर्ड में कौन है, रजिस्टिव फोर्स और एम जी। दिस इज योर स्मॉल एम जी है ना, दिस इज योर इक्वेशन टू। तो यहां से आप लिख सकते हैं बी इक्वल टू के वी प्लस एम जी। तो कैन वी राइट बी माइनस के वी अपॉन जी इक्वल टू स्मॉल एम। यहां से आप लिख सकते हो बी प्लस के वी अपॉन जी इक्वल टू कैपिटल एम। अब तुम्हें तो निकालना क्या था कि कितना मास रिमूव करूं। इतना मास अभी है स्मॉल एम, पहले कैपिटल एम था, तो रिमूव कितना हुआ, माय डियर रिमूव कितना हुआ। तो आप बोलोगे सर कैपिटल एम से स्मॉल एम को माइनस कर दो, बी प्लस के वी अपॉन जी माइनस ऑफ बी माइनस के वी अपॉन जी, करिए रफ्तार में। अब यहाँ जी तुम्हारा कॉमन बार आ गया, बी प्लस के वी माइनस प्लस के वी, तो दिस बिकम व्हाट, कितना आया देखो, माइनस माइनस उड़ गए, माइनस बी से माइनस बी,
तो आंसर इज 2 kV/G। क्लियर हुआ एकदम बढ़िया से? केवी कैसे आया इक्वेशन 1 में बेटा? केवी इज द रजिस्टिव फोर्स। तो यहाँ इक्वेशन में बोला हुआ है कि रजिस्टिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो रजिस्टिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया, डेट इज के। तो रजिस्टिव फोर्स इक्वल टू क्या हो गया? केवी। और रजिस्टिव फोर्स किधर लगाओ? मोशन के अपोजिट। तो पहले केस में हम ऊपर जा रहे थे, पहले केस में हम ऊपर जा रहे हैं, तो रजिस्टिव फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। दूसरे केस में हम, नहीं पहले केस में हम नीचे जा रहे थे, तो रजिस्टिव फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। और दूसरे केस में हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो रजिस्टिव फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। क्लियर हुआ यहाँ पे भाई सैमसंग? क्लियर है बेटा? चलिए जी, बढ़ू आगे। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अरे अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रीड करो भाई। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन नंबर 23 मेरे लिए है। ठीक है जी? 22 आप लोगों के लिए, 23 मेरे लिए। तो 22 पहले मुझे करके दिखाइए। मैंने सुना है बहुत सारे चैंपियन बच्चे हैं इस क्लास में, सब एकदम हमारे इंस्टीट्यूट के टॉप मोस्ट टैलेंटेड बच्चे हैं। तो 22 उनके लिए है, उसका आगे वाला एक्सटेंडेड पार्ट मेरे लिए। करके बताइए 22, एंड फ्रॉम देयर you can find the distance, you can find the tension, you can find the force exerted by the clamp on the pulley. तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे यार, सबसे आई थिंक सबसे सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन है। और इसके अंदर अगर मुझे इस टाइप के सिस्टम में एक्सेलरेशन निकालना होता है, तो दोनों में से मास आइडेंटिफाई करो। मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था। B3 B2 वाले रिलेट कर पा रहे होंगे, याद कर पा रहे होंगे अपना शॉर्टकट मेथड। और B6 B8 B9 वाले टेंशन मत लो, बड़ा ही सिंपल है, वो आप लोगों ने भी पढ़ा है शॉर्टकट मेथड। एक्सेलरेशन फाइंड करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो है वो हमें देखना है। क्या यहाँ पहली चीज अपने आप से पूछो चिल्ला के, क्या यहाँ ये दोनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है? बोलो हाँ, यस, दोनों ब्लॉक एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। क्या यहाँ पे लगी हुई पुली फिक्स है? हाँ, यहाँ लगी हुई पुली फिक्स है। जब भी पुली फिक्स हो, पुली मूवेबल ना हो, दोनों ब्लॉक एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, तो और स्ट्रिंग क्या हो? इनएक्सटेंसिबल, खींच नहीं सकती, स्प्रिंग जैसी नहीं है, तो दोनों कनेक्टिंग ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होने वाला है। M1 और M2 में M2 बड़ा है, इसलिए M2 नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से जाएगा, M1 ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जाएगा। तो यू कैन इजीली फाइंड द एक्सेलरेशन ए। आप पूरे सिस्टम को, M1 + M2 वाले पूरे सिस्टम को एक सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे। किसकी तरह ट्रीट करेंगे? सिंगल सिस्टम की तरह। आप अलग अलग एफबीडी मत बनाओ, अभी गया वो एफबीडी वाला जमाना। अब पूरे को सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट करो। जब आप पूरे को सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसमें फोर्स जो लग रहा है, एक तो M2G लग रहा है, एक M1G लग रहा है। और मुझे एक धीमी धीमी सी आवाज आ रही है कि कोई बोल रहा है सर टेंशन भी तो लगेगा।
हाँ बेटा लगेगा टेंशन, लेकिन अगर तू M2 और M1 को एक ही सिस्टम मान लेता है तो M2 और M1 दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो जब तू M2 और M1 को एक ही सिस्टम मानेगा तो इनके बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम इंटरनल फोर्स बोल देते हैं। जो दो कनेक्टिंग फोर्स होते हैं ना M1 M2 वाले, वो कनेक्टिंग फोर्स अब इंटरनल बन जाते हैं। और न्यूटन अंकल ने अपनी बुक में चिल्ला चिल्ला के जब बोला भी था कि आपको न्यूटन के फॉर्मूले में कभी भी एक्सटर्नल फोर्स ही लेना है, इंटरनल फोर्स काउंट नहीं करना है। तो जब तू M2 और M1 को एक साथ देखेगा तो इनके बीच में लगी हुई स्ट्रिंग बन जाती है इंटरनल, और इंटरनल की वजह से लगने वाला टेंशन जो है वो इंटरनल फोर्स हो जाता है, तो उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी सिर्फ देख एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लग रहा है M2G, एक्सेलरेशन के अपोजिट लग रहा है M1G, डिवाइड बाय कर दे तो टोटल मास, क्या शॉर्टकट है हमारा, टोटल फोर्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, which is M1 plus M2. Now from there you can say that 600 G minus 300 G upon 900, तो ये कितना आ जाएगा 300। बेटा G को 10 ले लूँ क्या यार, चल ले लेते हटाओ, और ये 900, खट खट खटाखट 10/3, आंसर आ रहा है 10/3। एक्सेलरेशन हम आराम से निकाल पा रहे हैं। अगर मुझे टेंशन भी निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, अब हाँ पहला स्टेप तो हो जाता था, दूसरा स्टेप सर टेंशन ही निकालना हो तो क्या करें, फिर तुम्हें इंडिविजुअल ब्लॉक के एफबीडी लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे इंडिविजुअल ब्लॉक्स के एफबीडी, तुझे M1 या M2 में से कोई भी एक ब्लॉक लेना पड़ेगा, उसका एफबीडी बनाना पड़ेगा और वहां से टेंशन निकालेगा। तभी इंडिविजुअल ब्लॉक का एफबीडी लेगा, तभी टेंशन एक्सटर्नल बनेगा। तो तूने सिर्फ M2 का एफबीडी लिया। फिर हमें पता है टेंशन कैसे लगाते हैं, स्ट्रिंग जिधर है टेंशन उधर है, सिंपल सी लाइन, स्ट्रिंग जिधर है टेंशन उधर है। M2 के लिए स्ट्रिंग किधर, ऊपर, तो टेंशन किधर, ऊपर, वेट किधर, नीचे, और ए एक्सेलरेशन से ब्लॉक जा रहा है नीचे की तरफ। अरे यसो नो, समझ रहा है एकदम बढ़िया से। अब इक्वेशन लिखेंगे न्यूटन बाबा की, न्यूटन बाबा की इक्वेशन है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन फोर्स है, M2G, तो इसको पॉजिटिव लिया। एक्सेलरेशन के अपोजिट कौन फोर्स है, टेंशन T, तो इसको नेगेटिव लिया। अरे हाँ या ना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हमें करना है। और इक्वेशन लिखने का सीधा तरीका, जो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में दिखे उसको पॉजिटिव ले, जो एक्सेलरेशन के अपोजिट दिखे उसको नेगेटिव ले। अरे ये B6 B8 B9 वाले बच्चों को समझा ये वाली बात। बेटा मास को केजी में कन्वर्ट नहीं करे तो चलेगा, क्यों चल रहा है दिवेश, क्योंकि ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो उसकी यूनिट्स वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। तो अभी तेरा इक्वेशन आ गया M2G माइनस टी इक्वल टू M2A। अभी यहां से तेरे को A पता है, M2 का वैल्यू भी पता है 600। अभी यहाँ बेटा टेंशन निकालना है, तो यहां तुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां मास को कन्वर्ट कर, तो 600 ग्राम है तो 0.6 लिख, G को 10 लिख, माइनस टेंशन T 0.6 इंटू 10/3, तो तेरा टेंशन कितना आएगा देख, ये हो गया 6, 6/3 कितना हो गया 2, तो इधर भेजेंगे 4 न्यूटन। सॉर्टेड है यहां तक लाइफ। हाँ अक्षत, मैंने क्या बोला, ऊपर के दोनों तुम्हारे लिए रखे हैं मैंने, मैं 23 करवाने वाला हूं, तो मुझे 23 में एक्सेलरेशन चाहिए था डायग्राम से, और मुझे क्या चाहिए था, टेंशन चाहिए था, तो वो दोनों मैंने निकाले। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ, 23 वाला क्वेश्चन, 22 वाला आपके लिए वो इजी क्वेश्चन है बेटा, वो भी आप आराम से निकाल पाएंगे। एक्सेलरेशन निकाल दिया है, तो अभी वो लगा दो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी आ रहा है, तो डिस्टेंस निकालना है तो S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला इक्वेशन लगा दो, है ना। तो आपको टाइम जो है 2 सेकेंड दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वहां से तेरे को क्या मिल जाएगा बेटा, डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है।
चलो अभी फोर्स एक्सर्टेड ऑन द क्लैंप भी मैं बता देता हूँ। चलो ये क्लियर हुआ, डिस्टेंस कैसे निकालना है, फोर्स टेंशन कैसे निकालना है वो भी निकल गया। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द क्लैंप, ये देखिए ये पुली को क्लैंप ने पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे पुली पे और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो स्ट्रिंग नीचे इधर की तरफ है, एक स्ट्रिंग नीचे इधर की तरफ है, दोनों का टेंशन टी, और ये क्लैंप फोर्स जो है ये आ रहा है, ये रहा फोर्स क्लैंप फोर्स। मैंने वैसे इसके लिए भी लिखा है था, क्लैंप फोर्स हमेशा किसके इक्वल होता है, याद करो अगर अपने बच्चे जो है जिनको शॉर्टकट अपने ने लिखा था, जब भी क्लैंप फोर्स निकालना हो, क्लैंप फोर्स किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली अदर देन क्लैंप फोर्स। जो क्लैंप फोर्स के अलावा जो भी फोर्स पुली पे लग रहे हैं, उन फोर्सेस का टोटल क्लैंप फोर्स के इक्वल होगा। भाई एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मान लो मुझे इस माउस को पकड़ के रखना है, तो मैंने इसको होल्ड करके रखा है, तो मेरे हाथ क्या हो गए, यहाँ पे मेरे हाथ जो है वो क्या हो गए, क्लैंप फोर्स हो गए। ये देखिए मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, ये मेरे हाथ क्लैंप हो गए। तो अब ये क्लैंप फोर्स है, अब इस पे जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे, है ना, उन सारे फोर्सेस का टोटल फोर्स निकालूंगा। जितना वो नेट फोर्स लग रहा होगा उतना ही मुझे अपोजिट डायरेक्शन में क्लैंप फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी मैं उसको होल्ड कर सकता हूं। समझ में आया। तो इस पुली पे जो भी अदर फोर्सेस लग रहे हो, जैसे यहाँ मैंने देखा था अभी इस पुली पे, आपने एक चीज नोटिस किया था, एक तो टेंशन लग रहा था, इधर भी स्ट्रिंग थी, तो जिधर स्ट्रिंग उधर टेंशन, इधर भी स्ट्रिंग है, जिधर स्ट्रिंग उधर टेंशन। और इस पुली का कोई मास दिया नहीं है, पुली मासलेस है, अगर पुली का मास दिया होता तो वो भी लेते हैं। और यहां से मुझे मैंने क्लैंप के थ्रू होल्ड किया है, तो यहां पे लग रहा होगा ये क्लैंप फोर्स। तो क्लैंप फोर्स किसके इक्वल है, अदर देन क्लैंप जो भी फोर्सेज है उनका रिजल्टेंट, अदर देन क्लैंप दो टेंशन ही दिखाई दे रहे हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उनको ऐड कर दिया टी प्लस टी। तो अदर देन क्लैंप फोर्स कितना हो गया, उनका रिजल्टेंट हो गया 2t। तो तेरा आंसर किसके इक्वल हुआ, 2t। समझा, एवरीबॉडी क्लियर है, सबको क्लियर है। ये मैंने स्टेटमेंट क्यों दिया पता है आपको, दिस स्टेटमेंट इज फॉर द, अगर इसमें वेरिएशन कुछ भी आ जाए क्वेश्चन में, अलग हटके कुछ भी पूछ ले, तो ये स्टेटमेंट तुम्हें हेल्प करेगा कि भाई अगर मुझे कभी भी किसी भी पुली को होल्ड करने वाला जो क्लैंप होता है, उस क्लैंप का, उस होल्डर का फोर्स निकालना है, तो वो होल्डर कितना फोर्स लगा रहा है, जितना बाकी बचे हुए फोर्सेज है उनके रिजल्टेंट के इक्वल होल्डर को फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी फोर्सेस के रिजल्टेंट को बैलेंस करना है, उसको बैलेंस करेगा तभी वो नेट फोर्स को जीरो करेगा और तभी वो पुली वहां पर रुकी हुई रहेगी। क्लियर। तो ये तो क्लैरिटी आ गई भाई, यहां तक तो हमें समझा है। अब बेटा यार यहाँ पे अभी क्वेश्चन में पूछा है कि कंसीडर द एटवुड मशीन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, द लार्जर मास इज स्टॉप फॉर द मोमेंट 2 सेकेंड, आफ्टर दैट सिस्टम इज यट इन टू द मोशन। उसके बाद सिस्टम जो है अभी भी किस में है, मोशन में। बड़ा इंटरेस्टिंग ये यहाँ पर थॉट मिलता है हमें कि अगर हमने ये एटवुड मशीन दी, अब 23 वाला, अगर ये एटवुड मशीन के अंदर जो तेरा लार्जर मास है विच इज M2, ये तेरा M1 है, अगर तूने M2 को स्टॉप कर दिया, पकड़ लिया तूने M2 को, कितने सेकंड्स बाद, 2 सेकंड। और अब आपको बताना है कि स्ट्रिंग वापस कितने टाइम बाद में टाइट होगी। थोड़ा विजुअलाइज कर सिचुएशन, M2 नीचे आ रहा है, M2 नीचे आ रहा है तो M1 ऊपर जा रहा था, सडनली मैंने M2 को रोक दिया, M2 को रोक दिया, देखो जब वो नीचे आ रहा था तो 2 सेकेंड्स पे M2 के पास में भी कुछ वेलोसिटी थी, M1 के पास में भी कुछ वेलोसिटी है। जैसे ही वो नीचे आ रहा था तो हमने क्या कर दिया, M2 को पकड़ लिया, होल्ड कर दिया। M2 को होल्ड किया लेकिन अभी भी M1 को होल्ड नहीं किया है, तो M1 के पास जो वेलोसिटी है उससे वो कहाँ जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है वो, ऊपर की तरफ जा रहा है। और तब तक वो ऊपर की तरफ जाएगा जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। अब समझे मेरी बात, विजुअलाइज कर पाए हो। अब वो जब ऊपर जा रहा है तब तक स्ट्रिंग, जैसे वो स्ट्रिंग जा रहा है, अभी स्ट्रिंग तो ढीली हो चुकी है,
तो वो ऊपर जा रहा है तब तक स्ट्रिंग ढीली है, और जैसे ही वो रुकेगा और रुक के वापस नीचे गिरेगा तब जाके वो स्ट्रिंग टाइट होगी। तो आपको वो टाइम बताना है जब स्ट्रिंग जाके टाइट हो रही है। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो अब मैं पहले ये देखता हूं, देखिए लेस देन 1 मिनट है। ये मीटिंग जो है 10 मिनट के लिए पॉज होने वाली है, क्योंकि ये एक्चुअली में ऑफिशियल जूम नहीं है। तो यहाँ 10 मिनट का आपको पॉज मिलेगा, ब्रेक मिलेगा। तो आई विल सेंड यू वन क्वेश्चन। तो उस 10